इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री यानी कि इतिहास का हम लोग परिचय करते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? तो हिस्ट्री क्या होती है यानी इतिहास क्या होता है? हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द पीपल एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री जो होती है वो लोगों का और घटनाओं का रिकॉर्ड होता है जो कि पास्ट यानी कि पहले के समय में हो चुका है। इट गिव्स अस अ डिस्क्रिप्टिव अमाउंट ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशंस। ये क्या कर सकती है? ये हमको बताती है कि हमसे पहले जो सभ्यताएं थी उनके बारे में हमको बताती है। ब्रॉडली इट डील्स विद द सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। ठीक, अगर बड़े स्तर पे देखा जाए तो ये सामाजिक, धार्मिक, इकोनॉमिक मतलब जो अर्थशास्त्रिक है, अर्थशास्त्री या पॉलिटिकल है जो राजनीति शास्त्र है, राजनीतिक एंड कल्चरल और जो सांस्कृतिक है इंसान के जीवन का, इन सब चीज़ों को दिखाती है। इट टेल्स अस अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये हमको बताती है कि इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ लाइफ बिगैन ऑन अर्थ। ये हमको जानकारी देती है कि पृथ्वी पर जीवन का उदय यानी विकास कैसे हुआ। हाउ मैन लेफ्ट हिज अनसिविलाइज्ड वेज एंड अडॉप्ट मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग एंड सो ऑन। ठीक, ये हमको ये भी बताती है कि कैसे इंसान ने जो अनसिविलाइज्ड वेज था यानी कि जो असभ्य तरीका था जीवन जीने का उसको छोड़ा और वो कैसे उसने अडॉप्ट किया मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग एंड सो ऑन यानी कि जो आधुनिक तरीका है जीवन का उसको उसने कैसे अपनाया। हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है? The study of history is very important for us because the present cannot be understood well without understanding the past. ठीक, इतिहास का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि जो इतिहास है उसकी मदद से ही हम लोग आज को समझ सकते हैं। हिस्ट्री रिलेट द पास्ट विद द प्रेजेंट। जो हिस्ट्री है वो पास्ट यानी बीते हुए समय को प्रेजेंट यानी आने वाले समय से रिलेट करती है। It gives us an idea about settlement changes that took place in the life of man over a period of time. ये हमको विचार देती है सेटलमेंट की यानी कि कैसे इंसान रहते थे। ठीक, वहाँ पर मतलब उनके घर कौन कौन से थे। चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ मैन, इंसान के जीवन में कौन कौन से बदलाव हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय के साथ इंसान के जीवन में कैसे बदलाव हुए, उसके घर बनाने के तरीके में कैसे बदलाव हुए, प्रॉब्लम्स फेस बाय ह्यूमन, कौन कौन सी परेशानियाँ झेली, न्यू इन्वेंशन नए नए आविष्कार एंड डिस्कवरीज और कौन कौन से आविष्कार किए मेड बाय हिम विथ विच हेल्प्ड हिम टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स एंड इनेबल्ड हिम टू मेक रैपिड चेंजेस। जो नए आविष्कार है और जो डिस्कवरीज है जो कि इंसान ने बनाई है उसने कैसे मदद की उनको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और कैसे इंसान ने बहुत ही तेज़ी से प्रगति की। इट टीचेस अस टू एक्ट बेटर इन आवर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट हैबिट्स। ये हमको सिखाती है कि कैसे हम और ज़्यादा अच्छा बने अपने जो प्रेजेंट सर्कमस्टांस यानी कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ उससे, ठीक, पास्ट की चीज़ों से, पास्ट में जो हुआ उसे सीख करके वर्तमान परिस्थितियों में हम कैसे और अच्छे बने। देयर हैव बीन मेनी ग्रेट मैन इन द पास्ट लाइक गौतम बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, गुरु नानक, मीराबाई एंड मेनी अदर्स हु हैव प्रीच्ड मेनी इनवैल्यूएबल लेसन्स टू मैनकाइंड। बहुत ही महान इंसान पास्ट में रहते थे जैसे कि गौतम बुद्धा थे, जीसस क्राइस्ट थे, प्रॉफेट मोहम्मद थे, गुरु नानक थे, मीराबाई थी और बहुत सारे दूसरे लोग थे जिन्होंने इंसान को और मानवता को बहुत ही ज़्यादा कुछ दिया है जो कि अमूल्य है। बाय फॉलोइंग देयर टीचिंग्स, उनके जो दिए गए जो शिक्षा है, वी कैन बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे गिव अ ग्रेट डील ऑफ वैल्यू टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हम लोग अच्छे इंसान बन सकते हैं और वो हमको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़कर। टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में टाइम फ्रेम के बारे में बात करें तो हिस्टोरियंस ने जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उसको टाइम पीरियड में बांटा हुआ है। ठीक, तो टाइम इन हिस्ट्री इज ब्रॉडली रिटन इन BC एंड AD।
तो ज़्यादातर इनको BC और AD में लिखा जाता है। BC मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, जबकि AD मतलब होता है एनो डोमिनी, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जिसका मतलब होता है भगवान का समय। ठीक, तो बिफोर क्रिस्ट यानी क्रिस्ट भगवान जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले का समय, और एनो डोमिनी मतलब कि भगवान का समय यानी कि भगवान जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद का समय। BC refers to the time in history to a year before the birth of Christ। तो BC मतलब होता है कि इतिहास का वह समय जब भगवान ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। The years in BC are counted backwards। For example 100 BC comes before 99 BC। अब BC में जो समय हम लोग गिनते हैं वो हम लोग उल्टा गिनते हैं, जो साल गिनते हैं वो उल्टा गिनते हैं। जैसे कि जो 100 BC है जो वो क्या होगा 99 BC से पहले आएगा। ठीक, AD ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द टाइम इन हिस्ट्री आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। जबकि AD जो होता है दूसरी तरफ AD क्या करता है कि उस समय को बताता है भगवान ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। द ईयर्स इन AD आर काउंटेड फॉरवर्ड। इनको हम लोग आगे की तरफ गिनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 AD कम्स आफ्टर 99 AD। इसका मतलब ये है कि 100 AD जो है वो 99 AD के बाद आएगा। At some places in historical record, the word "kirka" is used instead of BC or AD. It is Latin word which means around or approximately। अब कई जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं यानी कि इतिहास में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनमें एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है CIRCA, ठीक, जिसको बोलते हैं किरका, BC और AD की जगह, जिसका मतलब क्या होता है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अप्रॉक्स या अप्रॉक्स मीन्स अराउंड और अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग। समटाइम्स हिस्टोरियंस यूज BC एंड CE इंस्टेड ऑफ BC एंड AD रिस्पेक्टिवली। कई बार जो इतिहासकार होते हैं वो BC और CE का इस्तेमाल करते हैं BC और AD की जगह। BC refers to before the common era while CE refers to common era। तो BC का मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा यानी कि जो सामान्य काल है उससे पहले का समय, और CE का मतलब होता है कॉमन एरा यानी सामान्य काल। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। ठीक, अब जो लिखने की जो आविष्कार है उसके आधार पे जो इतिहासकार हैं उन्होंने हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया है। द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स इज नोन एज प्री हिस्ट्री। ठीक, वह समय जिसमें कि रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, मतलब लिखे हुए जो साक्ष्य या सबूत नहीं थे, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते थे। ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कैन बी ट्रेड फॉर स्टडिंग बोथ दिस पीरियड अबाउट दिस पीरियड। ठीक, तो उस समय जब मतलब कि हमको कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है तो सिर्फ जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते थे यानी जो पुरातत्व स्रोत होते थे उन्हीं से हम लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं। पुरातत्व सोर्स का मतलब कहीं खुदाई किए कोई मूर्ति मिल गई, उनका कोई बनाया हुआ कोई कलाकृति मिल गई, मटका मिल गया। ठीक, तो इनसे हम लोग उन सभ्यताओं के बारे में जानते थे। आर्कियोलॉजिस्ट डिग डीप बीनीथ द ग्राउंड टू ट्रेस द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं उन मटेरियल्स की खोज करते हैं जो कि पास्ट में थी, जैसे कि पॉट्स है, ज्वेलरी है, टूल्स, क्वाइंस, बोन्स, इन सब चीज़ों की आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जो कि उस काल से संबंध रखते थे। हिस्ट्री रिफर्स टू द पीरियड विच एमर्ज आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। हिस्ट्री जो होता है वो वह काल होता है जो कि तब शुरू हुआ जब इन्वेंशन हुई राइटिंग की। ठीक, द मेन हिस्टोरिकल सोर्सेज अबाउट द पीरियड हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम रिटन रिकॉर्ड्स। जो मेन हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं इस काल के उसको रिकवर किया गया है रिटन रिकॉर्ड्स, लिखे गए रिकॉर्ड्स। इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स, पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, क्ले टैबलेट्स, पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ ब्रिच ट्रीज फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्ली रिटन सोर्सेज। अब जो रॉक्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन बनाए गए मतलब कि जो चित्र कोरे गए हैं, पिलर्स के ऊपर, कॉपर के प्लेट के ऊपर, क्ले के टैबलेट के ऊपर, क्ले मतलब मिट्टी का जो भी टैबलेट बना दिया जाता है, मतलब कि एक तरह का प्लेट बनाया जाता है उसी के ऊपर लिख दिया जाता है, फिर उसको गर्म कर दिया जाता था, उसको धूप में पका दिया जाता था। पाम लीव्स के ऊपर और बार्क ऑफ ब्रिच ट्रीज यानी जो ब्रिच ट्रीज के बार्क होते थे उनके जो छाल होते थे उनके ऊपर भी लिखा जाता था।
ये मेजर पार्ट है अर्ली रिटन सोर्सेज की। हाउएवर विद द इन्वेंशन ऑफ पेपर, लेकिन जब पेपर का आविष्कार हो गया रिटन रिकॉर्ड बिकम मच मोर डिटेल्ड, तो जो रिटन रिकॉर्ड्स थे वो ज़्यादा डिटेल में लिखे जाने लगे। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इनको दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं? तो आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। जो आर्कियोलॉजी होता है, ये जो पुरातत्व की के सोर्सेज होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इतिहास में पुराने समय में जो भी चीज़ें थी उसमें जो बची हुई चीज़ें हमको मिलती हैं उसकी पढ़ाई को आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर अ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द पास्ट। ये पुराने समय के डायरेक्ट एविडेंस होते हैं, यानी सबूत होती हैं। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। 5 मेन टाइप्स होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के। दिस इंक्लूड फॉसिल्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स। इसमें क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं, मतलब कि कोई इंसान या कोई जानवर मर गया तो उसकी जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक। मॉन्यूमेंट्स, कुछ इमारतें मिलती हैं। इंस्क्रिप्शन, कुछ न कुछ बना हुआ चित्र मिलता है। एंड एडिक्ट्स, आर्टिग्राफ्स एंड कॉइन्स, और भी बहुत सारी कलाकृतियाँ, सिक्के, ये सब चीज़ें मिलती हैं। फॉसिल्स क्या होती हैं? तो यानी कि जीवाश्म। फॉसिल्स आर रिमेन्स और इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन्स विच हैव बीन बरीड एंड प्रिजर्व्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द अर्थ। जो फॉसिल्स होती हैं वो क्या होते हैं? रिमेन्स होते हैं या इम्प्रिंट होते हैं, या फिर हमको उसके मतलब कि कुछ न कुछ अवशेष मिल जाते हैं, या फिर उनको कुछ छपे हुए निशान मिलते हैं पौधों के, जानवरों के, या फिर और इंसानों के, जो कि अंदर दब गए थे कई लाखों साल पहले, और वो अभी भी पृथ्वी में सही सलामत मिल जाते हैं। दिस इंक्लूड रिमेन्स ऑफ हार्डर पार्ट्स लाइक बोन्स। इसमें जो होते हैं हार्डर पार्ट्स हैं, जो कठोर भाग होते हैं, जैसे हड्डियाँ होती हैं, खोपड़ियाँ होती हैं, या फिर उनके जो इम्प्रिंट्स होते हैं वो मिलते हैं। विच हैव लेफ्ट अ परमानेंट मार्क ऑन द रॉक्स, जो कि पत्थर के ऊपर परमानेंट मार्क कर देते हैं। फॉसिल्स सर्व एज द मेन एविडेंस अबाउट द स्पीसीज विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट। जो फॉसिल्स होती हैं वो बहुत ही मेन एविडेंस है, मुख्य सबूत हैं उन प्रजातियों के बारे में जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे कि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डायनासोर हैज़ बीन डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। जो महत्वपूर्ण जानकारी हमको डायनासोर के बारे में मिली है वो हमको लोगों को फॉसिल्स की मदद से ही मिली है, ठीक। पैलेंटोलॉजिस्ट examine the fossil record to understand the process of evolution and the way a particular species have evolved। जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होती हैं वो जांच करते हैं फॉसिल रिकॉर्ड की, ताकि वो ये समझे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ और कैसे एक पार्टिकुलर स्पीसीज जो है वो कैसे इवॉल्व होकर एक नई स्पीसीज में चेंज हुई। मॉन्यूमेंट क्या होती है? एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स आर रिफर्ड टू एज मॉन्यूमेंट्स। जो प्राचीन बिल्डिंग है या प्राचीन जो भी कलाकृतियाँ हैं उनको हम लोग मॉन्यूमेंट कहते हैं। टेम्पल्स, मॉस्क्यू, टॉम्स, स्तूपास, ये जो है ये सब हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं। प्लेसेस एंड फोर्ट्स आर सम मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पास्ट। जो पैलेसेस होते हैं यानी कि जो महल होते हैं, जो किले होते हैं, वो भी कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं इतिहास के। द आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड मटेरियल्स यूज्ड इन दीज मॉन्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इनके जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, मतलब कि वो कैसे बने हैं और उनको कौन से मटेरियल यूज हुए हैं, ठीक, ये सब हमको उस समय के बारे में जानकारी देते थे। हिस्टोरियंस को जानकारी देते थे, जिसकी वजह से उस समय के रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन के बारे में बताते थे और वो कैसे चीज़ें बनाते थे ये भी बताते थे। बिसाइड दैम, इसके अलावा Besides them, the carvings and inscriptions depicted on these monuments also throw significant light on the social, religious, and cultural aspects of the times in which they were constructed। इसके अतिरिक्त जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शन हैं जो कि इन मॉन्यूमेंट्स पर लिखी गई, मतलब कि इन इमारतों पर जो चित्र उकेरे गए हैं या फिर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं
वो हमको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं उस समय के जो लोग रहते थे, उनके सामाजिक जीवन, उनके धार्मिक जीवन, उनके जो कल्चर एक्सेप्ट थे, उनकी जो संस्कृतियाँ थी उस समय की, उस पे हमको पता चलता है। जैसे कि जो रेलिंग्स है सांची स्तूपा की, वो हमको ये बताते थे कि गौतम बुद्धा के जीवन कैसा था, उस पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। ठीक उसी तरीके से कुतुब मीनार के जो पैनल है उसके ऊपर जो कार्विंग्स है यानी जो चित्र उकेरे गए हैं, गिव अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्ली दिल्ली सल्तनत, वो हमको शुरुआत में जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। Other archaeological sources such as inscriptions and coins as well as artifacts derived from monuments are also important sources of information for the students. दूसरे जो पुरातत्व स्रोत है जैसे कि जो इंस्क्रिप्शन और जो कॉइन्स हैं, ठीक, जो लिखे गई चीज़ें हैं और जो सिक्के हैं, और साथ साथ में जो आर्टिफैक्ट्स हैं डिराइव फ्रॉम मॉन्यूमेंट्स, जो कि मॉन्यूमेंट्स से निकले हैं, आर आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर, ये भी महत्वपूर्ण स्रोत है जानकारी के इतिहासकारों के लिए। Inscriptions and edicts. Inscriptions refer to the written records that were engraved on the walls of caves, temples, rocks, pillars and clay और copper tablets. तो इंस्क्रिप्शन जो होती हैं वो रिटन रिकॉर्ड होती हैं जो कि दीवारों के ऊपर, केव गुफाओं के ऊपर, टेम्पल मंदिरों के ऊपर, रॉक पत्थरों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, क्ले के ऊपर और कॉपर टैबलेट के ऊपर उकेरे गए हैं। Inscriptions are an important source of information about the language of people, names of rulers, their military achievements, the time period in which they ruled, as well as the socio-religious and other aspects of life of the common people. अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं उस समय के लोगों की भाषा के बारे में, उस समय के रहने वाले शासक के बारे में, उनके जो मिलिट्री अचीवमेंट थे उसके बारे में, और उस टाइम पीरियड में वो कहाँ रूल करते थे, कैसे रूल करते थे, उनकी जो सामाजिक जो धार्मिक चीज़ें थी और वो जीवन कैसे जीते थे, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। Many royal inscriptions have been found in different parts of the world. ठीक, दुनिया के अलग अलग भाग में बहुत सारे जो रॉयल इंस्क्रिप्शंस हैं यानी राजाओं द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस बनाए गए हैं वो पाए गए हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑन इलाहाबाद पिलर रिवील द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। अब इलाहाबाद में एक पिलर है, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उनके मिलिट्री की जीतों के बारे में लिखा गया, उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते थे। मच नॉलेज रिगार्डिंग अशोका's रीजन हैज़ बीन derived फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। ऐसे ही सम्राट अशोक का जो क्षेत्र था, मतलब वो कहाँ कहाँ राज करते थे, वो सब भी हमको इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए मिली है। अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर पुट अप बाई एम्परर अशोका इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईस्ट एम्पायर। बहुत बड़ी संख्या में जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो अशोका के द्वारा अलग अलग पार्ट में उनके एम्पायर में रखे गए थे, बनाए गए थे। They also revealed that Ashoka referred to himself as beloved of the gods and king प्रियदर्शनी। ये भी हमको बताते हैं कि अशोका अपने आप को बिलव्ड ऑफ द गॉड्स यानी भगवान का प्यारा और राजा कहलाता था। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब जो इंस्क्रिप्शंस उनकी जो पढ़ाई होती है उसके बारे में जो जानना हो तो उसको एपिग्राफी कहते हैं। Edicts are written or carved records of formal public commands or announcement which were issued by the kings. Edicts जो होती हैं वो written या carved रिकॉर्ड होती हैं जो कि पब्लिक कमांड, फॉर्मल पब्लिक कमांड होती हैं या अनाउंसमेंट होते हैं जो कि किंग्स करते हैं। जैसे कई बार राजा जो घोषणा करवाती हैं वो उसको किसी पिलर के ऊपर लिखवा देते थे कि किसी किले के ऊपर या किसी चीज़ पर लिखवा देते थे, तो उनको एडिक्ट बोला जाता है। दीज वर नीड टू इन्फॉर्म द पीपल। ठीक, ये बनाए जाते थे लोगों को जानकारी के लिए कि राजा ने कौन सा फैसला लिया है आप लोगों के लिए, आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। अशोका's edicts on pillars reveal important information regarding the extent of his empire। सम्राट अशोक के जो एडिक्ट्स है जो कि पिलर्स पर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ रिवील करते हैं, हमको बताते हैं कि उनके एम्पायर की एक्सटेंट के बारे में यानी कि उनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में। आर्टिफैक्ट्स क्या होती हैं?
Artifacts refer to the man-made objects which were created by the people of the early civilization. आर्टिफैक्ट्स वो इंसानों द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट हैं जो कि शुरुआती सभ्यताओं द्वारा लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। These objects include jewelry, textiles, pottery, seals, toys, tools, weapons, etc. इन ऑब्जेक्ट्स में ज्वेलरी यानी गाड़ी है, टेक्सटाइल्स हैं यानी उन्होंने कौन कौन से कपड़े बनाए थे, पॉटरी उन्होंने कौन कौन से गमले या फिर मटके बनाए थे, सील उन्होंने कौन कौन से मुहरें बनाई थी, टॉयज खिलौने बनाए थे, टूल्स औजार वीपन्स और कौन कौन से उन्होंने हथियार बनाए थे। पेंटिंग्स ऑन केव वॉल्स एंड स्टोन कार्विंग्स आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स। जो गुफाओं की दीवार है उनके ऊपर जो पेंटिंग्स हैं, जो स्टोन कार्विंग्स यानी पत्थरों के ऊपर जो उकेरे गए चित्र हैं, फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स। ठीक, ये सब भी आर्टिफैक्ट्स के एक पार्ट हैं। आर्टिफैक्ट्स रिवील वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्टोरिक एज वेल एज हिस्टोरिक टाइम्स। आर्टिफैक्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं प्री हिस्टोरिक यानी पहले के समय के लोगों के बारे में एज वेल एज हिस्टोरिक टाइम्स और भी ऐतिहासिक समय के बारे में जानकारी देती है। कॉइन्स यानी सिक्के। कॉइन्स टू आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉइन जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जानकारी के लिए। दे हैव बीन यूजफुल इन फिक्सिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ वायरस डायनेस्टीज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं बहुत सारी जो डायनेस्टीज हैं उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में यानी किस समय कौन सा साम्राज्य था, कौन सी सल्तनत थी। नुमिस्मैटिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो जो सिक्के होते हैं उनके अध्ययन को नुमिस्मैटिक्स कहा जाता है। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किंग, देयर रूल, पीरियड ऑफ रूल, ट्रेड एज वेल एज टेरिटोरियल एक्सटेंट हैव बीन रिवील्ड डायरेक्टली बाय कॉइन्स। बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं जैसे कि राजाओं के बारे में कई बार क्या होता है कुछ राजा अपना ही चित्र सिक्कों को पर छुपा देते थे। देयर रूल उनके शासन के बारे में, पीरियड ऑफ यानी वो किस समय शासन करते थे, उनके व्यापार के बारे में और उनकी जो टेरिटरी थी यानी उनका जो साम्राज्य था वो कितना फैला हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में सिक्के बताते हैं। लिटरेरी सोर्सेज क्या होती हैं? द आर्ट ऑफ राइटिंग टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप इनटू मॉडर्न फॉर्म ऑफ राइटिंग। जो लिखने की कला है उसने बहुत ज़्यादा लंबा समय लिया अपने आप को विकसित करने के लिए जो आधुनिक रूप है उस टाइप में लिखने के लिए। तो फर्स्ट लिटरेरी सोर्सेज डेवलप इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स विच वर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पास्ट बिफोर बुक्स वर मेड। तो जो पहले लिटरेरी सोर्सेज थे ये जो लिखे हुए जो स्रोत हैं वो हाथों से लिखे गए थे इतिहास में उस समय जबकि किताबें नहीं बनी थी। मेनू इज़ अ लैटिन वर्ड। जो मेनू है वो लैटिन शब्द है विच मीन्स हैंड, जिसका मतलब हाथ होता है। अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। जो शुरुआती जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको किताब के रूप में लिखा गया है मेनली ऑन द पाम ऑफ लीव्स। तो उनको किताबों की तरह कहाँ लिखा गया है? पाम लीव्स के ऊपर लिखा है। पाम क्या होता है? एक पेड़ होता है उन्हीं के पत्तों के ऊपर लिखा गया है। बार्क ऑफ द ब्रिज ट्रीज, ब्रिज ट्रीज के जो बार्क होती है यानी जो छाल होती है उसके ऊपर लिखा गया है। पार्चमेंट्स, पेपिरस, इन सब चीज़ों के ऊपर भी लिखा गया है। लेटर ऑन दे वर रिटेन ऑन पेपर। उसके बाद उनको पेपर पे भी लिखा गया। द अर्लीस्ट राइटिंग्स वर डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया। जो शुरुआती लिखावट है उसको मेसोपोटामिया में उसका आविष्कार किया गया था, उसका विकसित हुआ था। मेसोपोटामियन राइटिंग्स वर नोन एज क्यूनिफॉर्म। और जो मेसोपोटामियन जो राइटिंग्स है उसको क्यूनिफॉर्म बोला जाता है। एंशिएंट इजिप्टियंस यूज्ड अ रीड प्लांट नेम्ड पेपिरस फॉर राइटिंग। जो प्राचीन में जो इजिप्ट के लोग थे वो एक रीड प्लांट का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम पेपिरस था लिखने के लिए। देयर स्क्रिप्ट वॉज नोन एज हेलियोग्लिफिक्स। इनकी जो लिखावट थी उसको हम लोग हेलियोग्लिफिक्स कहते हैं। एंशिएंट चाइनीज यूज्ड बैम्बू स्ट्रिप्स फॉर राइटिंग व्हाइल एंशिएंट इंडियंस यूज्ड पाम लीव्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ब्रिच बार्क फॉर राइटिंग। जो चाइना के प्राचीन लोग थे वो बैम्बू स्ट्रिप का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए और जो प्राचीन भारत के लोग थे वो पाम लीव्स या फिर ब्रिच बार्क का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। एंशिएंट यूरोपियंस यूज्ड स्किन ऑफ एनिमल्स और पार्चमेंट विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और जो प्राचीन के यूरोप के लोग थे वो जानवरों की चमड़ी का यानी खाल का इस्तेमाल करते थे या पार्चमेंट का इस्तेमाल करते थे जो कि बहुत ही महंगे होते थे। द चाइनीज इन्वेंटेड पेपर इन अराउंड 105 AD।
विच मेड राइटिंग ईजियर आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद जो चाइना के लोग हैं उन्होंने 105 AD में पेपर का आविष्कार कर दिया, जिसके बाद लिखना ज़्यादा आसान हो गया। लिटरेरी सोर्सेस रिवील्स इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल लाइफ ऑफ द पास्ट टाइम्स। जो लिटरेरी सोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियों को हमें बताती हैं, जैसे कि जो सामाजिक जानकारी है, जो पॉलिटिकल है, जो राजनीति से संबंध में है, मतलब कि वहाँ के राजा रानी कैसे रहते थे, वहाँ के कानून कैसे थे, वहाँ लोग कैसे राज करते थे। रिलीजियस यानी कि वो लोग कौन कौन से धर्म को मानते थे, कौन कौन से भगवान के ऊपर विश्वास रखते थे। इकोनॉमिक्स, वहाँ पर मतलब कि पैसे का लेन देन कैसे होता था, व्यापार कैसे होता था। एज वेल एज कल्चरल लेवल तो पास्ट है, उस समय के लोग किस किस संस्कृति, किस किस परंपरा का पालन करते थे, ये सब हमको लिटरेरी सोर्सेज से पता चलता है। इन इंडिया प्राकृत, पाली, संस्कृत एंड तमिल वर द मेन लैंग्वेजेस। भारत में जो प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, संस्कृत भाषा और तमिल जो है वो मेन लैंग्वेज थे, विच वर यूज्ड इन राइटिंग एंशिएंट लिटरेचर, जिसका इस्तेमाल हम लोग मतलब प्राचीन समय में जो लोग थे वो एंशिएंट लिटरेचर लिखने में करते थे, प्राचीन लिटरेचर लिखने में करते थे। रिलीजियस लिटरेचर क्या है? ये जो धार्मिक चीज़ें वो क्या है? रिलीजियस लिटरेचर डील्स विद रिलीजियस राइटिंग। जो रिलीजियस लिटरेचर है उसमें रिलीजियस राइटिंग्स लिखी हुई है, यानी धार्मिक चीज़ें लिखी हुई हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, बुद्धिस्ट त्रिपिटकास और जैन अंकास वर सिग्निफिकेंट एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिटरेचर्स। ठीक, जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, बुद्ध भगवान के जो त्रिपिटक हैं और जैन भगवान के जो अंग हैं वो सब प्राचीन भारतीय रिलीजियस लिटरेचर में लिखे हुए मिलते हैं। वेदास आर द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड टेक्स्ट ऑफ द आर्यन। जो वेद है वो आर्यन के बहुत ही पहले रिकॉर्ड किए गए टेक्स्ट हैं। सेकुलर लिटरेचर क्या है? सेकुलर लिटरेचर कंप्रोमाइजेस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स एंड नॉट pertaining to religious rituals और beliefs। तो सेकुलर लिटरेचर है वो उन चीज़ों का संग्रह है जिसमें कि धार्मिक मान्यताएं और धार्मिक चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। Unlike religious literature, secular literature was mainly written with the objective of recording historical events and social and administrative aspects of people of the contemporary ages। जैसे कि धार्मिक चीज़ जो लिटरेचर था, रिलीजियस लिटरेचर, उसमें धार्मिक चीज़ों के बारे में लिखा जाता था, भगवान के बारे में, उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में। लेकिन जो सेकुलर लिटरेचर है उसमें मेनली जो लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है ताकि इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में भविष्य के लोगों को पता चल सके, उस समय के समाज में कैसे लोग रहते थे उन सब चीज़ों के बारे में पता कर सके, और उस समय कैसे लोगों के ऊपर शासन किया जा सकता था, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। Stories, plays, poem, biography of kings, accounts of foreign travelers, as well as books on science and politics form a part of a secular literature। जो कहानियाँ होती हैं, जो नाटक होती हैं, जो पोयम, जो कविताएं होती हैं, किंग्स की बायोग्राफी यानी राजा के ऊपर जो चीज़ें लिखी गई कि मतलब राजा के पूरे जीवन के बारे में जो लिखा जाता है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेश से आए हुए जो लोग थे वो उस देश के बारे में, उस जगह के बारे में जो घूमते थे उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है। और साथ साथ में जो साइंस के ऊपर किताब लिखी जाती है, जो पॉलिटिक्स के ऊपर किताब लिखी जाती है, वो सब सेकुलर लिटरेचर है। बुक्स लाइक धर्मशास्त्र एंड कॉटेल्स, अर्थशास्त्र एंड बायोग्राफी सच एज हर्षचरित्र बाई बाणभट्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकुलर लिटरेचर। अब जो धर्मशास्त्र है और कौटिल्य ने जो लिखा है अर्थशास्त्र है, और ऐसे ही हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट ने लिखा है, ये सब सेकुलर लिटरेचर के एग्जाम्पल हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी ड्रामास एंड पोएम्स, इसके अलावा बहुत सारे जो ड्रामा है, जो पोएम है, रिटन बाय द फेमस राइटर सच एज कालिदास हु रोट अभिज्ञान शकुंतलम एंड मेघदूत, एज वेल एज फोल्क टेल्स सच एज पंचतंत्र रिटन बाय विष्णु शर्मा, बुक ऑन लॉ सच एज मनुस्मृति एंड संगम लिटरेचर आर आल्सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट सेकुलर लिटरेचर। इसके अलावा बहुत सारे जो ड्रामा है या पोएम है जो कि बहुत सारे प्रसिद्ध राइटर जैसे कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। इसके अलावा जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा ने लिखा है, जिसमें फोल्क टेल्स है यानी कि कहानियाँ हैं, सीख देने वाली
कहानियाँ हैं, ठीक है, वो असली कहानियाँ नहीं। बुक ऑन लॉ सच एस मनुस्मृति, कानून के ऊपर जो किताब लिखी गई जैसे कि मनुस्मृति और संगम है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेचर है, एग्जाम्पल है प्राचीन सेकुलर लिटरेचर के। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर सच एज ग्रीक एम्बेसडर मैग्नेथीस, अब जो फॉरेन ट्रैवलर थे यानी कि वे लोग जो कि विदेश से आते थे यहाँ पर घूमने के लिए, जैसे ग्रीक का एक एम्बेसडर था मैग्नेथीस, वो आया था हु रोट इंडिका, जिसने कि इंडिका लिखा था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और वो भारत में आया था घूमने जब चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर राज था। एज वेल एज राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स, ऐसे जो चाइना के जो ट्रैवलर थे जैसे कि फ्याहीन है, ह्यूंगसांग है, इन्होंने बहुत सारी जो सामाजिक है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, लोगों के जीवन के बारे में लिखा है कि उस समय के लोग सोशल यानी कि समाज में उन लोग कैसे रहते थे, इकोनॉमिक उन लोग की स्थिति कैसी थी, वो कौन कौन सा काम करते थे पैसा कमाने के लिए, पॉलिटिकल उस समय राजनीति कैसे चलती थी, मतलब कि राजा होता था, राजा के बाद कौन कौन से लोग होते थे जो कि प्रदेश को संभालते थे। सेकुलर लिटरेचर इज आल्सो रेशनल एंड साइंटिफिक इन इट्स अप्रोच, जो सेकुलर लिटरेचर है वो रेशनल भी है और साइंटिफिक भी है अपने आप में।